हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इन्फो कक्षा। आपने कहीं पढ़ा होगा या किसी से सुना होगा कि एक समय था जब हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे। ऐसा क्या हुआ कि आज हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ 8 प्लैनेट्स है? क्या 9 प्लैनेट किसी एस्ट्रॉइड की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया? चलिए जानते हैं प्लूटो के बारे में। तो चलिए अब हम प्लूटो की डिस्कवरी के बारे में जानते हैं। आप सबने केपलर्स प्लानिटरी लॉ के बारे में तो सुना ही होगा। इसके अकॉर्डिंग प्लैनेट्स सन के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन ये ऑर्बिट हमेशा परफेक्टली इलिप्टिकल नहीं होता। दूसरे प्लैनेट्स एंड ऑब्जेक्ट्स की ग्रेविटेशनल फोर्स इसे अफेक्ट करती है। इस फिनोमेना को हम पर्टर्बेशंस कहते हैं। 1980 में साइंटिस्ट ने यूरेनस के ऑर्बिट में कुछ पर्टर्बेशंस ऑब्जर्व की। इन पर्टर्बेशंस को प्रूव करने के लिए उन्होंने एक नया प्लैनेट प्रेडिक्ट किया। इसे हम आज नेपट्यून कहते हैं, पर अभी भी ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई थी। क्या सिर्फ एक प्लैनेट से इतने पर्टर्बेशंस आ सकते हैं? साइंटिस्ट को ये क्वेश्चन परेशान कर रहा था। यहाँ से प्लूटो की खोज शुरू हुई। 1906 में एक वेल्दी बिजनेसमैन पर्सिवल लोवेल, जिनको एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट था, उन्होंने प्लैनेट 9 को डिस्कवर करने का मिशन अपने लोवेल ऑब्जर्वेटरी से शुरू किया। 1909 में लोवेल ने और विलियम पैकरी ने कई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के कोऑर्डिनेट्स प्लॉट किए, जिसमें उन्होंने 2 बार प्लूटो के फेंट इमेजेस भी कैप्चर किए। पहली बार 19 मार्च और दूसरी बार 7 अप्रैल 1915 को लोवेल और उनकी ऑब्जर्वेटरी ने 1960 तक प्लूटो को खोजने का काम जारी रखा। 1960 में लोवेल के डेथ के बाद प्लूटो को डिस्कवर करने का मिशन 1929 तक शुरू नहीं हुआ। 1929 में ऑब्जर्वेटरी डायरेक्टर मेल्विन स्लीपर ने प्लैनेट एक्स को डिस्कवर करने का काम एक 23 ईयर ओल्ड क्लाइड थॉम्बक को दिया। क्लाइड थॉम्बक ने 20 फरवरी 1930 को प्लूटो को 1 साल की रिसर्च के बाद डिस्कवर कर लिया। प्लूटो को इसकी डिस्कवरी के टाइम पे साइंटिस्ट सिर्फ एक राउंड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कंसीडर करते थे जो सन के अक्रॉस रिवॉल्व करता है, इसलिए इसे उन्होंने 9 प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया। इसके साइज़ को भी साइंटिस्ट यूरेनस और नेपच्यून से कंपेयर करते थे और समझते थे कि ये एक लार्ज प्लैनेट है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे प्लूटो की इन्फॉर्मेशन पता चली, ये क्लियर हो गया कि प्लूटो एक स्मॉल प्लैनेट है। – 1992 तक प्लूटो ऐसे इसकी स्टेटस एज अ प्लैनेट पे कोई सवाल नहीं उठाया गया, मगर 1992 के बाद बहुत से ऑब्जेक्ट प्लूटो के साइज के काइपर बेल्ट में डिस्कवर हुए, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी शुरू हुई और कंट्रोवर्सी 2016 तक चली। इसके बाद पहला सीरस एक्सेट्रा को प्लैनेट के कैटेगरी से हटा दिया गया, बिकॉज बहुत से एस्ट्रॉइड इनके साइज के काइपर बेल्ट में डिस्कवर हुए और सिमिलरली प्लूटो के साइज के भी ऑब्जेक्ट काइपर बेल्ट में डिस्कवर होने लगे। चैरन प्लूटो का मून है। इस कंट्रोवर्सी में चैरन ने प्लूटो के प्लैनेट होने को सपोर्ट किया, बिकॉज प्लैनेट्स के ही नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं। बट यहाँ पे एरिस ने विलन का रोल प्ले किया। एरिस की डिस्कवरी 29 जुलाई 2005 को हुई। ये साइज़ में प्लूटो से भी ज़्यादा बड़ा था। तो अब ये क्वेश्चन उठा कि क्या एरिस को 10th प्लैनेट डिक्लेयर किया जाए? यहाँ पर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लैनेट को रीडिफाइन किया। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को प्लैनेट होने के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए। पहला, वो सन के अराउंड ऑर्बिट में हो। इन केस ऑफ एक्सोप्लैनेट, वो अपने होस्ट स्टार को ऑर्बिट करे। दूसरा, वो उसके पास इतना ग्रेविटी हो कि वो हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम अटेन कर सके। इन सिंपल वर्ड्स, वो अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल हो। तीसरा, उसके पास इतना ग्रेविटी होना चाहिए कि वो अपने नेबरहुड के सिमिलर साइज़ के ऑब्जेक्ट को क्लियर कर सके, यानी वो उनको अपने में मर्ज कर ले या उनको डिस्ट्रॉय कर दे या अपने ऑर्बिट से बाहर फेंक दे, अपने नेचुरल सैटेलाइट को छोड़ करके। प्लूटो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है एंड इसके पास इतनी ग्रेविटी भी है कि ये स्फेरिकल शेप का है, पर ये प्लैनेट होने के 3rd कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। प्लूटो काइपर्स बेल्ट से पास होता है, पर यहाँ से पास होते वक्त ये अपने नेबरहुड ऑब्जेक्ट्स को क्लियर नहीं कर पाता। इसीलिए 2016 में प्लूटो का प्लैनेटरी स्टेटस हटा दिया गया एंड इसको ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाने लगा। ड्वार्फ प्लैनेट उसे कहते हैं जो प्लैनेट होने की फर्स्ट 2 कंडीशंस तो सेटिस्फाई करता है, पर 3rd कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता।
अगर हम प्लूटो जैसे ऑब्जेक्ट्स को प्लैनेट कंसीडर करने लगेंगे तो नंबर ऑफ प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में 8 से बढ़कर मेनी हो जाएगा और ये नंबर बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि काइपर बेल्ट में प्लूटो जैसे ऑब्जेक्ट बहुत से डिस्कवर होने के लिए वेट कर रहे हैं और हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि हम अपने ही सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के नेम याद रख सकें। तो इनडायरेक्टली आप इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन को थैंक यू बोल सकते हैं और प्लूटो जैसे ऑब्जेक्ट्स को हम प्लूटोनॉइड्स कहते हैं। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स को इस डेफिनेशन से प्रॉब्लम है, बिकॉज अगर हम मर्क्यूरी को प्लूटो की प्लेस पर रख दें तो वो भी अपना ऑर्बिट क्लियर नहीं कर पाएगा। सिमिलरली अगर हम अर्थ को प्लूटो की लोकेशन पर रख दें तो वो भी अपना नेबरहुड क्लियर नहीं कर सकता। इसमें एक और प्रॉब्लम है कि इसमें स्टारलेस प्लैनेट्स नहीं आते। स्टारलेस प्लैनेट्स उन्हें कहते हैं जो यूनिवर्स में खुले घूमते हैं, ये किसी और स्टार को ऑर्बिट नहीं करते। इन्हें हम ऑर्फन या रोग प्लैनेट्स भी कहते हैं। इसमें एक और इशू आता है कि इसमें कुछ स्टार्स प्लैनेट की कैटेगरी में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अल्फ़ा सेंचुरी स्टार सिस्टम में प्रॉक्सिमा सेंचुरी अल्फ़ा एंड बीटा सेंचुरी को ऑर्बिट करता है एंड ये राउंड शेप का भी है एंड ये अपने नेबरहुड को क्लियर भी कर देता है। तो इस हिसाब से तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी एक प्लैनेट बन गया, पर इन रियलिटी प्रॉक्सिमा सेंचुरी अर्थ का नियरेस्ट स्टार है। अगर आपको प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बारे में और जानना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। थैंक यू। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।